Hi guys, how are you all? Today we will be discuss about chapter alternating current. इससे पहले हमने फ्रीक्वेंसी वगैरह यानी वेव शेप यानी अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है वो सभी बातों को अच्छे से जान लिया है, यानी कैसे उसका प्रोडक्शन होता है। लेकिन उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी और समय के बीच क्या रिलेशन है। तो आप सभी को हमने लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला बताया था T इक्वल टू टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है यही हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। कहने का मतलब ये था टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा। किसी भी जनरेटर का टाइम पीरियड कम होना अच्छा माना जाता है, क्योंकि जितना समय कम लगाएगा घूमने में, यानी तेज तेज घूमेगा तो टाइम पीरियड कम होगा और फ्रीक्वेंसी उतनी ही बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं हम, अगर कोई जनरेटर 1 सेकंड में 25 बार घूम रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई भैया 25 हर्ट्ज, और दूसरा जनरेटर 1 सेकंड में 50 बार घूम रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 50 हर्ट्ज। कहने का मतलब जो जितनी तेजी से घूमेगा वो समय कम बर्बाद करेगा तो उसका टाइम पीरियड तो कम हो जाएगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। यानी फ्रीक्वेंसी का ज्यादा होना अच्छी बात है, किसी भी जनरेटर या किसी भी डिवाइस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, टाइम पीरियड कम होना चाहिए। यहां से आप इसको समझ सकते हैं। तो सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला बता दिए, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी यही है, यानी फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। कह तो यही सकते हैं ना, टी को यहाँ लिखो यहाँ लिखो, बात तो ये की है ना, फॉर्मूले एक दूसरे से यानी थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं फॉर्मूले में, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी के और टाइम पीरियड के फॉर्मूले में यही रिलेशन है। अब आपको बता दिया है, इसको नोट डाउन कर लेना। बता दें हैं कि जो फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है वो होती है हमेशा हर्ज, यानी कि साइकिल्स पर सेकेंड। यानी हर्ज कहां से आया? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, वो आप सभी को बता दिया है। और टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड की ऐसा यूनिट होती है सेकंड, यानी समय की यूनिट जो होती है ऐसा यूनिट वो सेकंड होती है। तो यहां से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ज्यादा थ्योरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आपको बता रहे हैं उतना हिंदी भाषा में लिखें, किसी में अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यानी कि बुक की लैंग्वेज को रटने की यहाँ कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब यहां से देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का मतलब बताते हैं आपको। भैया फ्रीक्वेंसी का मतलब तो ये होता है, कभी भी कोई चीज, मान लीजिए कोई रस्सी है, उसको इस तरीके से हिला रहे हो आप, उसमें भी तो रेडिएशन सी आते हैं, वेव सी। जब रस्सी को हिलाते हैं, किसी भी रोप को, किसी भी वायर को हिला लीजिए, तो उसको तो बोलते हैं नॉर्मली फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसमें कुछ भी इस तरीके से होना फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अगर कोई वस्तु गोल गोल फ्रीक्वेंसी कर रही है, जैसे जनरेटर और मोटर के अंदर होता है, तो उस चीज को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझे बात? फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक ही बात है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, लेकिन देखने का नजरिया थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो यहां से समझ जाइए कि अगर इस तरीके से कोई भी चीज है तो उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और गोल गोल है यानी रोटेशन में है, 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट कर रही है, तो उसको बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहां से एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होती है, जिसको दर्शाया जाता है, नॉर्मली फ्रीक्वेंसी को तो दर्शाया जाता है एफ से, स्मॉल एफ से, और भैया मोटर और जनरेटर की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है उसको दर्शाया जाता है इस तरीके से डब्ल्यू से। तो इस डब्ल्यू का नाम क्या होता है सर? इस डब्ल्यू का नाम होता है ओमेगा। ओमेगा याद रखना, इस डब्ल्यू का नाम होता है ओमेगा। ओमेगा की ऐसा यूनिट होती है हमेशा रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा को क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल है वो है ओमेगा, और ओमेगा की ऐसा यूनिट है रेडियन पर सेकंड। रेडियन मतलब बोले तो सर, रेडियन का मतलब है 360 डिग्री का एंगल, यानी कि ये जो गोल गोल घूमता है, यानी कोई भी वस्तु यहां से स्टार्ट हुई और यहां घूम के वापस आ गई, यानी 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट किया, उसी को बोलते हैं रेडियन। यानी 1 सेकंड में कितने रेडियन कंप्लीट हो रहे हैं उसी को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझे बात? ये रेडियन का दूसरा नाम क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स। तो यहां से इतना समझ में आ गया। 1 साइकिल कंप्लीट प्रोड्यूस, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट होने में 360 डिग्री का एंगल बनता है, वो आपको बता चुके हैं, ठीक। जो समय लगता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल इज टी,
भाई समय को टी मान सकते हैं, अभी कोई निश्चित तो पता नहीं है कितना लगेगा, क्योंकि हम तो एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो इसलिए हमने टी मान लिया टाइम पीरियड को। तो फाइनली जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। 2 पाई बोले तो 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट किया टी टाइम में, यानी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ साइकिल्स पर सेकेंड, यानी कि एक साइकिल 360 डिग्री की है, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम, ये 2 पाई का मतलब होता है 360, यानी 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट किया टी टाइम में, तो इसीलिए लिख दिया इसको ओमेगा इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, 2 पाई ओवर टी। और हम अभी आपको बताए थे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 1/f, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, 1/t। तो यहां से अगर 1/t की जगह हम फ्रीक्वेंसी लिखें तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/t की जगह अगर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो f आ जाएगा ना। तो इसीलिए यहां से t को हटा के 2 पाई f लिख दिया गया डायरेक्ट, क्योंकि फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करके हम कुछ चीजों का पता लगा सकते हैं। भाई फॉर्मूले इसीलिए बनाए जा सकते हैं क्योंकि एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले में पुट किया जा सके और इलेक्ट्रिकल फिजिक्स की कॉन्सेप्ट को समझा जा सके, ठीक है। तो यहां से एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई ओवर टी भी लिख सकते हो इसको, या 2 पाई एफ भी लिख सकते हो। तो यहां से आपको रिलेशन समझ में आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के बीच। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए और मैं कर देता हूं इसको रफ। अब यहां से नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड के बीच रिलेशन। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर रिलेशन ही रिलेशन पढ़वा रहे हैं, पहले टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बताए, दूसरे नंबर पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशन बताए, अब बता रहे हैं फ्रीक्वेंसी और स्पीड के बीच रिलेशन। भैया रिलेशन से ही चीजों का पता चलता है। अगर किसी चीज की स्पीड नहीं होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, यानी स्पीड है तभी तो फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए रिलेशंस का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एफ मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू पी एन ओवर 120। पी का मतलब क्या है यहां से, तो यहां से पी का मतलब होता है पोल्स, एन इज द स्पीड, यानी कितनी स्पीड से घूम रहा है कोई भी जनरेटर वगैरह, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो यहां से याद रखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एफ इक्वल टू पी एन ओवर 120 फॉर्मूला है, एफ इक्वल टू पी एन ओवर 120। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसी से 2 फॉर्मूले और बनाए जा सकते हैं। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, आपको क्या देगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा रिटन में और पोल्स दे देगा, पूछेगा कि स्पीड निकालिए इस जनरेटर की स्पीड निकालिए, तो फॉर्मूला बनेगा n इक्वल टू 120 f अपॉन पी, यानी 120 तो हमेशा रखना ही है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी ही होगी 20 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज जो भी दे, और पोल्स दिए हुए होंगे 8 पोल 10 पोल, उसको पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आपको फ्रीक्वेंसी दे देगा, नंबर ऑफ पोल्स दे देगा, नंबर ऑफ स्पीड दे देगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा और आपको पोल्स निकालना होगा। तब क्या फॉर्मूला बनेगा, P इक्वल टू 120 f अपॉन n। यानी कि ये सारे रिलेशंस आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए कि फॉर्मूले को कैसे ड्राइव किया जा सकता है, एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहां से इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहां से इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में एक क्वेश्चन पूछा गया था सन 2021 के अंदर। क्वेश्चन क्या है, एन ऑल्टरनेटिंग जनरेटर यानी एसी जनरेटर हैविंग 10 पोल्स एंड रनिंग एट 600 आरपीएम, आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट, विल जनरेट ऑल्टरनेटिंग करंट। बोल रहा है कि कोई जनरेटर है, इसी जनरेटर जिसमें 10 पोल हैं और उसकी स्पीड है 600 राउंड पर मिनट, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 120। ये तो आपको याद ही है, ये तो आपको याद ही है। अब यहां हमें निकालना क्या है, यहां निकालना है हमें क्या, फ्रीक्वेंसी ही तो निकालना है। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, एफ इक्वल टू पोल्स कितने हैं भैया, पोल्स 10 हैं और स्पीड कितनी है 600 और 120 तो हमेशा रखा ही जाता है, यहाँ 120 रख दो। अब इससे 0 से 0 उड़ाओ, 12 से इसको 5 बार उड़ा दो, यानी कि 10 पंजे 50, यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी आ गई कितनी आ गई,
50 हर्ज यानी 50 हर्ज की इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा ये जनरेटर, जिसके अंदर 10 पोल है और 600 आरपीएम के साथ रनिंग कर रहा है। ठीक है, मान लो यहां से वो क्या देता है इसी क्वेश्चन के अंदर, इसको नोट डाउन कर लो, पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर बता देता हूं। ठीक है, मान लीजिए उस क्वेश्चन को इस तरीके से दे देता, चेंज करके दे देता, किस तरीके से, एन ऑल्टरनेटिंग जनरेटर हैविंग 10 पोल्स, 10 ही पोल हैं, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और उसकी स्पीड बताइए। तो आप कैसे बताते, तो आपको पता है फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी बराबर Pn ओवर 120 होता है। तो इस फॉर्मूले में थोड़ा चेंज करके कैसे बनाया जा सकता है, n = 120 f/p। तो यहां से आप इसमें पुट कर दीजिए 120 मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना है 50 है और पोल्स कितने हैं 10 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 0 से 0 उड़ गया, 12 पंजे 60 यानी 600 आरपीएम आ गए, यानी स्पीड जो होगी इस जनरेटर की वो 600 राउंड पर मिनट होगी। कहने का मतलब ये है, इस तरीके का क्वेश्चन जूनियर इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी जेई का एग्जाम हो, चाहे यूपीपीसीएल जेई, चाहे एनएचपीसी जेई, चाहे डीएफसीसीएल जेई का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, वहां इस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल्स होते हैं, ज्यादा टफ कुछ भी नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपके सोचने का नजरिया है, एग्जाम किस तरीके से क्रैक करना है। ठीक है, यहां से आ जाता है आपका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। हमने आपको बताया था कि जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है उसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, स्मॉल v = Vm sin ओमेगा t। अभी तक सिर्फ आपको इतना ही बताया कि जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है उसकी इक्वेशन लिखी जाती है v = Vm sin ओमेगा t। देखिए स्क्रीन पर वही दिख रही है ना, लेकिन इसको कुछ अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे किसी एक ही व्यक्ति के 3-4 नाम होते हैं, उसी व्यक्ति को आप मास्टर ब्लास्टर बोल सकते हैं, उसी को सचिन तेंदुलकर बोलते हैं, उसी को रनिंग मशीन बोलते हैं, यानी एक ही व्यक्ति के 3-4 नाम। वैसे ही फिजिक्स के अंदर भी किसी फॉर्मूले को कई प्रकार से लिखा जा सकता है, कई एक ही इक्वेशन को 3-4 प्रकार से लिख सकते हैं, उसमें कुछ वैल्यूज को पुट करके, कहने का मतलब। ठीक है, तो भैया सबसे पहले कैसे लिखेंगे इसको, स्मॉल v = Vm sin थीटा, sin थीटा। तो sin थीटा का मतलब होता है ओमेगा टी, sin थीटा का मतलब होता है ओमेगा टी। थीटा का मतलब ओमेगा टी कैसे हुआ सर, भैया जैसे जैसे एंगल बदलेगा जनरेटर तो वैसे ही तो उसकी वेलोसिटी बदलेगी, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बदलेगी समय के अनुसार, इसलिए थीटा = ओमेगा टी हो गया। अच्छा सर, तो इसलिए हमने थीटा की जगह पे यहाँ ओमेगा टी पुट कर दिया, Vm sin ओमेगा टी। चाहे इस फॉर्मूले को यूज करें चाहे इसको करें चलेगा। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, अब यहां से देखिए एक ही फॉर्मूले को 4 प्रकार से लिखा गया है, यानी एक ही इक्वेशन को 4 प्रकार से लिखा गया है। कैसे लिखा गया है, अब ये इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक देखिए। सबसे पहले हमने लिखा स्मॉल v = Vm sin थीटा। चलो सर मान लिए थीटा की वैल्यू तो ओमेगा टी होती है, इसलिए हमने थीटा की जगह पे अगर ओमेगा टी भी पुट कर दिए तो चलेगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन बनती है स्मॉल v = Vm sin ओमेगा टी। इतना तो हमें पता है, यानी लास्ट 2 लेक्चर में हम इतना समझ गए थे, यानी इसको या तो लिखो स्मॉल v = Vm sin ओमेगा टी या Vm = sin थीटा लिख सकते हैं। लेकिन ये जो 2 फॉर्मूले हैं ये बहुत ही खतरनाक है, इनका समझ में नहीं आया। आपको पता है, अभी आपको पढ़ाए थे एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला रिलेशन, ओमेगा बराबर होता है 2πf, इसीलिए हमने ओमेगा की जगह पे क्या रख दिया 2πf। तो यहां से जो इक्वेशन बनी क्या बनी, Vm sin 2πft। ये आपको देखने को मिलेगा आगे जाके, याद रखना। इसी चीज को 3-4 प्रकार से लिखा जा सकता है। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, स्मॉल v = Vm sin 2π/t × t। ये कहां से आ गया सर, इसका तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा। ये आ गया पता है कहां से, ये जो फ्रीक्वेंसी लिखा है इस बीच में, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है 1/t, यानी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड वाले रिलेशन से, इसलिए 1t तो इसमें ऑलरेडी था। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जगह पे 1/t रख दिए इसमें, तो इस फ्रीक्वेंसी को हटा के 1/t रख दिए, तो यहां से बना स्मॉल v = Vm sin 2π/t × t। अच्छा, तो सर ये सारे फॉर्मूले यूज करने हैं क्या, जहां जिसकी जरूरत हो वो सिचुएशन के हिसाब से यूज किया जा सकता है, यानी एग्जाम में जैसी वैल्यू दी हुई हो वैसा पुट कर दीजिए। इनमें से कोई एक फॉर्मूला पुट कर दीजिए जहां जिसकी जरूरत हो तो चलेगा। ठीक है,
यानी सारे फॉर्मूले एक ही हैं, एक ही व्यक्ति के 3-4 नाम होते हैं ना, उसी तरीके से है। ठीक है, तो यहां से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपको बिल्कुल समझ में आ गया, और चारों फॉर्म्स को याद कर लेना कि कौन सी फॉर्म कैसे बनी। लेकिन ये डायरेक्ट रट्टा मारोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए आपको पिछले 2 लेक्चर्स को अच्छे से समझना पड़ेगा, यानी जो रिलेशन समझाए थे कि ये कहां से कैसे बनता है, सारे फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए। तो अब यहां से देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय द कोफिशिएंट ऑफ साइन ऑफ टाइम एंगल। सर इस डेफिनेशन से कुछ भी समझ में नहीं आया कि आपने क्या बोल दिए। तो हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू की एक इक्वेशन लिखी थी, क्या, स्मॉल v इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन से तो आप सभी परिचित हैं, यानी इस इक्वेशन को तो सभी जान ही चुके हैं, क्योंकि इससे पहले 2 लेक्चर इसी इक्वेशन पे डिपेंड हुए हैं। इसीलिए इस इक्वेशन में एक कोफिशिएंट ऑफ साइन ऑफ टाइम एंगल छिपा है, उसी एंगल को आज आपको बताने वाले हैं। भैया ये क्या है, Vm क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट, यानी या तो Vm लिखा होगा या Im लिखा होगा। ठीक है सर, ये साइन ओमेगा टी क्या है, कोसाइन ओमेगा टी, यही तो है कोफिशिएंट ऑफ साइन ऑफ टाइम एंगल, यही है कोफिशिएंट ऑफ साइन ऑफ टाइम एंगल। तो याद रखना कि ये जो ओमेगा टी है ये है कोफिशिएंट ऑफ साइन ऑफ टाइम एंगल। कैसे है सर, इसका बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी फिलहाल के लिए ये डेफिनेशन लिख लीजिए, जब आपको हम न्यूमेरिकल लगा के दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी इसके बाद न्यूमेरिकल लगेगा तुरंत बाद। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहां से मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वोल्टेज और करंट की, या तो Vm बोलो या Im बोलो, किसी एक को बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो बराबर होती है कोफिशिएंट ऑफ साइन ऑफ टाइम एंगल। कहने का मतलब किसी भी जनरेटर को जितना घुमाओगे एंगल पे वो उतना ही तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। भाई जनरेटर रुका हुआ है तो देगा तो नहीं ना, जब उसको गोल गोल घुमाओगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इसका मतलब ये है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आता है यहां से, फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ, फ्रीक्वेंसी बराबर कोफिशिएंट ऑफ टाइम एंगल अपॉन 2 पाई। इसको याद रखिए, ये फॉर्मूला यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको भी भूल जाएं, जितना भी लिखा है ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये फॉर्मूला ही वो चीज है जिसकी वजह से आप किसी भी इक्वेशन का v इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी वाली इक्वेशन का टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वैल्यू सारी चीज निकाल पाएंगे एग्जाम के अंदर। क्योंकि यहां से कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये तो समझने वाली चीज है। जो पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर वो इस फॉर्मूले से पूछा जाएगा, इस फॉर्मूले पर डिपेंडेबल न्यूमेरिकल आएगा। तो इस फॉर्मूले को याद कर लो, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ साइन ऑफ टाइम एंगल। कोफिशिएंट ऑफ साइन ऑफ टाइम एंगल ये वाला होता है ओमेगा टी, यानी कि इसकी वैल्यू या तो 2 पाई एफ होगी या ओमेगा टी रखी जाएगी। इसी को जो यहाँ वैल्यू दी हुई होगी उसको इस फॉर्मूले में पुट किया जाएगा और हमेशा 2 पाई नीचे आएगा इस फॉर्मूले में, याद रखना। तो इसको यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कोफिशिएंट ऑफ साइन ऑफ टाइम एंगल से, वो कैसे पूछा जाएगा, आपको इस तरीके की इक्वेशन लिख के दे देगा, स्मॉल v इक्वल्स टू 230 साइन 314 टी। याद रखना, इस तरीके से कुछ इक्वेशन लिख के आएगी, आपका दिमाग घूम जाएगा, अरे क्या लिख दिया, इक्वेशन को समझ में नहीं आ रहा है, मैथमेटिक्स थोड़ी ना चल रहा है, फिजिक्स चल रही है। अच्छा तो करिए ना, फिजिक्स चल रही है तो न्यूमेरिकल लगाइए ना। न्यूमेरिकल कहाँ से लगेगा, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे तब न्यूमेरिकल लगेगा। तो इसमें निकालना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज यानी Vm, फ्रीक्वेंसी निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। कैसे निकालें सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपको फॉर्मूला बताए थे, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ साइन ऑफ टाइम एंगल अपॉन 2 पाई, उसी से निकलेगा ना जो आप लिख के हटे हैं। कैसे निकलेगा सर, अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ साइन एंगल दिया हुआ है 314 टी, इसी को उस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। दोबारा से फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला क्या है, अब ये जो वैल्यू दी हुई है 314 टी, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन से इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। कैसे करेंगे सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करें। ये जो 314 लिखा जाता है इसको ऊपर लिखिए, यानी कि इसको ऊपर लिख दीजिए और नीचे लिख दीजिए 2 पाई। अच्छा, F इक्वल्स टू 314 बटा 2 पाई लिख गया।
अब कैसे सॉल्व करें सर, पाई की वैल्यू कैसे करें? 314/2 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू होती है 22/7, जो 22 को 7 से डिवाइड देते हैं तो 3.14 आता है। इतना तो आपको पता ही होगा, यानी पाई की वैल्यू सभी को पता होती है अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सारा का सारा न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, यहां से 314/2 इंटू 3.14 को जब सॉल्व करेंगे तो यहां से सॉल्व होने के बाद आता है क्या, 50 हर्ज, यानी जो फ्रीक्वेंसी आई आपकी वो कितनी आई, 15 हर्ज, यानी 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी सॉल्व होके आई। यानी इस इक्वेशन में इतना बड़ा राज छिपा था। छोटी सी इक्वेशन और छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है एसएससी जेई के अंदर लास्ट एग्जाम में ही, यानी सन 2022 वाला जो एग्जाम हुआ था एसएससी जेई का, उसमें पूछा गया था इतना बड़ा क्वेश्चन। तो दोबारा से सुन लीजिए, ये जो यहाँ डिजिट दी हुई होती है 314 या 215 या कुछ भी 156 कुछ भी दी हुई हो, उसको ऊपर लिख दो, नीचे 2 पाई लिख दो, उसको ऊपर लिख दो, नीचे 2 पाई लिख दो और पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दो। सॉल्व होने के बाद फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी। अच्छा सर, फ्रीक्वेंसी निकाल लिए, अब यहां से टाइम पीरियड कैसे निकालें? तो निकल गया ना, कौन सी बड़ी बात है, टाइम फ्रीक्वेंसी निकल गई तो टाइम पीरियड भी निकल गया। अब इसको यहां से नोट डाउन कर लीजिए और मैं कर देता हूं इसको यहां से थोड़ा सा रफ। सर हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ज निकाल लिया, यानी 50 हर्ज निकाल लिए। टाइम पीरियड कैसे सॉल्व करें? भैया टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा ही नहीं, निकल चुका है। कैसे सर? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T=1/f, पता है ना आपको, T=1/f। तो सीधी सी बात है, T=1/50 रख दो, यानी जो 50 निकाला है इसको 1/a में रख दो, 1 के नीचे, और 50 का भाग जब 1 में दोगे, जब 50 का भाग 1 में दोगे तो कितना आएगा, ना जाने की 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 0 के 0, 5 दूनी 10, यानी 0.02 सेकेंड, यानी 15 हर्ज इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए ये इक्वेशन जो इतना है 230 साइन ओमेगा टी, यानी 230 314 टी जो है, यानी इतनी इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए कोई भी जनरेटर कितना समय लेगा, 0.002 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड से भी कम, और फ्रीक्वेंसी कितनी बना देगा, 15 हर्ज। कहने का मतलब ये है इस फॉर्मूले के अंदर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टार्टिंग में जब जनरेटर स्टार्ट होता है तो वो कितना समय लेगा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। नहीं भाई एक संग से तो बनाएगा नहीं, कुछ समय तो लेगा ही ना। अब हाथ पर रगड़ोगे तो एकदम से तो हीट पैदा हो नहीं जाती है, कुछ समय रगड़ना पड़ता है तब जाके गर्म होता है। वैसे ही जनरेटर के अंदर होता है, थोड़ी देर घूमने के बाद क्षण भर का समय लगता है, 0.01 सेकेंड ऐसे कुछ करके, यानी कुछ समय के बाद इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट पूछा गया था इस छोटे से न्यूमेरिकल के अंदर। आपको पता होगा तभी तो आप लगा पाएंगे। अच्छा, 2 चीज सॉल्व कर दिए सर आप, फ्रीक्वेंसी सॉल्व कर दिए, टाइम पीरियड कर दिए, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तो अभी भी रह गया है। अरे भैया वो तो गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये जो 230 लिखा है इसका मतलब होता है Vm। आप पढ़े थे स्मॉल v = Vm साइन ओमेगा टी, तो भैया Vm तो 230 है ना, तो 230 को लगा दीजिए। अब ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन छोटा सा है, पहला पूछा जाएगा फ्रीक्वेंसी, इसी में दूसरे स्टेप में पूछा जाएगा टाइम पीरियड, तीसरे में पूछ ले जाएगा मैक्सिमम वोल्टेज, यानी 2-3 चीज इसी के अंदर पूछी जाएंगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 2-3 नंबर आपके सफा हो जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो ये वाला जो मैंने बताया है न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल पूछता है एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई, एनएचपीसी जेई, डीएफसीसीआईएल जेई, यानी इस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। समझे बात? ऐसा नहीं है कि 10-10 पेज वाले न्यूमेरिकल बड़े बड़े थ्योरेटिकल, इस तरीके से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सिर्फ सेंसिटिव माइंड होना चाहिए आपका। किसी ने पूछा था कि सर जेई बनने के लिए, मींस जूनियर इंजीनियर बनने के लिए पढ़ने की जरूरत क्या है, इतना सारा किताबों को पढ़ने की, इतने बड़े फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत क्या है, बैठना तो ऑफिस में ही है जाके, यानी चेयर पे ही तो बैठना है, वहां करना क्या है जेई को, जेई का काम बैठने का होता है। नहीं भाई ऐसा नहीं है, कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान, उसको चाहिए टेक्निकल माइंड, सेंसिटिव माइंड पर्सन, ताकि कभी भी ट्रांसमिशन लाइन में या किसी भी ट्रांसमिशन सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत अपने सेंसिटिव माइंड से पता लगा सकें यार ये प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि आपने उन चीजों को पढ़ा है। इसीलिए आपका एग्जाम लिया जाता है,
ताकि आप वहां अपने सेंसिटिव माइंड को यूज कर सकें, आपको पता हो प्रैक्टिकली सारा कुछ। क्योंकि वहां जो जूनियर्स होते हैं कार्य तो वही करते हैं, जेई काम नहीं करता है, जेई का सिर्फ दिमाग चलता है वहां जाके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड नेक्स्ट लेक्चर विल बी कमिंग सून।